हमारे चारों तरफ हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। कभी दूध खट्टा हो जाता है तो कभी लोहे पर जंग लग जाता है। इन आम से दिखने वाले बदलावों के पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के रहस्यों को समझेंगे। कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो वो खट्टा क्यों हो जाता है? या फिर लोहे की कोई चीज, मान लीजिए एक कील, जब नमी वाली हवा में रह जाती है तो उस पर वो लाल भूरी परत क्यों चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं? यहाँ तक कि जो खाना हम पकाते हैं या हमारा शरीर जो भोजन पचाता है, ये सब प्रक्रियाएं भले ही रोजमर्रा की लगें, लेकिन इनके पीछे बहुत ही जबरदस्त रासायनिक बदलाव छिपे हुए हैं। तो असल में इन सब के पीछे हो क्या रहा है? जवाब है रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ये जितने भी उदाहरण हमने देखे, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के हैं। देखिए, ये सिर्फ पानी का बर्फ बनने जैसा कोई फिजिकल चेंज नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जहां एक पदार्थ पूरी तरह से एक नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसकी पहचान और गुण बिल्कुल अलग होते हैं। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, लेकिन हम ये पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? क्या इसके कुछ संकेत हैं, कुछ सुराग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। एक केमिकल जासूस की तरह हम 4 मुख्य संकेतों पर नजर रखते हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था बदल जाना, जैसे कोई ठोस चीज पाउडर बन जाए। दूसरा, रंग में बदलाव आना। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा है तापमान में बदलाव। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जब हम मैग्नीशियम के एक रिबन को जलाते हैं तो वो एक बहुत ही चमकदार, आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद लौ के साथ जलता है। यहां हम असल में 2 संकेत एक साथ देख रहे हैं। एक ठोस धातु एक सफेद पाउडर में बदल गई। ये अवस्था में भी बदलाव है और रंग में भी। एक और उदाहरण देखते हैं। जब जिंक के कुछ दानों को एसिड में डाला जाता है तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। ये संकेत है कि कोई गैस निकल रही है। और अगर हम फ्लास्क को छुएं तो वो गर्म महसूस होता है। ये तापमान में बदलाव का साफ संकेत है। अब इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में ठीक ठीक बात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरह की यूनिवर्सल भाषा बनाई है। ये केमिस्ट्री की अपनी गुप्त भाषा है, रासायनिक समीकरण। इसकी शुरुआत होती है सबसे आसान तरीके से, जिसे कहते हैं शब्द समीकरण। इसमें हम बस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तीर के बाईं ओर जो चीजें होती हैं वो अभिकारक कहलाती हैं, और दाईं ओर जो नई चीज बनती है उसे उत्पाद कहते हैं। लेकिन हर बार इतने लंबे नाम लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए इसे और छोटा और असरदार बनाने के लिए हम रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। इसे कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। पर रुकिए, सिर्फ सूत्र लिख देना ही काफी नहीं है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी नियम है, समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जुड़ा है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप परमाणुओं को बना या मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ उनकी जमावट को बदल सकते हैं। मतलब जितने परमाणु अभिक्रिया की शुरुआत में थे उतने ही आखिर में भी होने चाहिए। तो चलिए इस नियम को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक पहेली सुलझाते हैं। ये समीकरण लोहे की भाप के साथ अभिक्रिया को दिखाता है। क्या ये संतुलित है? आइए मिलकर जांच करते हैं। अगर हम परमाणुओं को गिनें तो देखिए, बाईं तरफ लोहे यानी Fe का सिर्फ एक परमाणु है, लेकिन दाईं तरफ 3 हैं। और ऑक्सीजन का बाईं तरफ एक परमाणु है, जबकि दाईं तरफ 4। साफ है कि यह समीकरण असंतुलित है। हमें इसे ठीक करना होगा। इसे ठीक करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1, चलिए ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है तो बाईं ओर भी 4 होने चाहिए। हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। स्टेप 2, लेकिन अब बाईं ओर हाइड्रोजन 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए, तो इसे ठीक करने के लिए दाईं ओर H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी बराबर। स्टेप 3, आखिर में बचा लोहा। दाईं ओर 3 लोहे के परमाणु हैं, तो हम बस बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देंगे। और ये रहा हमारा संतुलित समीकरण। अब अगर आप गिनेंगे तो दोनों तरफ लोहे के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, एकदम बराबर। अब ये समीकरण विज्ञान के उस जरूरी नियम का पालन कर रहा है,
बहुत बढ़िया। अब जब हम केमिस्ट्री की भाषा और उसके नियम समझ गए हैं, तो चलिए कुछ मुख्य तरह की रासायनिक कहानियों को देखते हैं, यानी अभिक्रियाओं के प्रकारों को। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं, लेकिन आज हम कुछ सबसे आम प्रकारों पर ध्यान देंगे, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अलग-अलग पदार्थ कैसे बर्ताव करते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम वैसा काम। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर या कंबाइन होकर एक अकेली नई चीज बनाती हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है, जब बिना बुझा चूना पानी से मिलता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी गर्मी भी निकलती है। अभी याद है कैसे चूने और पानी की अभिक्रिया में गर्मी निकली थी? ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं, मतलब वो अभिक्रियाएं जो गर्मी को बाहर छोड़ती हैं। और इसकी उल्टी होती हैं ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं, जिन्हें होने के लिए गर्मी सोखनी पड़ती हैं। अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेल में एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। यहाँ पर भी एक ज्यादा प्रतिक्रियाशील तत्व जैसे लोहा एक कम प्रतिक्रियाशील तत्व जैसे तांबे को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। यही वजह है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो घोल का रंग बदल जाता है। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानना, उन्हें समीकरणों की भाषा में लिखना और उन्हें संतुलित करना सीखा। ये भाषा हमें अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए नजरिए से समझने में मदद करती है। अब जब ये भाषा हमें पता है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास और कौन-कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हर वक्त हो रही हैं।